फोक्स वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम रोस्ट एंड दोस्त कुशल नागसरिया। दोस्तों आज मैं रिव्यू कर रहा हूं इस साल की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड रिलीजेस लाल सिंह चड्ढा का। लाल सिंह चड्ढा के नाम पर आमिर खान साहब ने एक बार फिर से बना बनाया माल उठा लिया, इंस्पिरेशन के नाम पर, एक ट्रिब्यूट के नाम पर। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब खान साहब ने मूवीज कॉपी की हैं। उनकी मेजॉरिटी फिल्में आप उठा लो, गजनी है, मन है, और भी कई सारी फिल्म्स हैं उनकी जो किसी न किसी हॉलीवुड, टॉलीवुड या कोई ना कोई वुड के कॉपी जरूर दिखेगी आपको। इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, टिल द टाइम आप उस मूवी की रिस्पेक्ट रखो, उसको अच्छा बना के दिखाओ। लाल सिंह चड्ढा फिल्म का 90% से ज्यादा स्क्रीन प्ले, इसके सीक्वेंसेस हूबहू मैच करते हैं ओरिजिनल फॉरेस्ट गंप से। फॉरेस्ट गंप इज एन आइकॉनिक मूवी। इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड मूवी ऑन IMDb। टॉम हैंक्स की कल्ट क्लासिक मूवीज में हमेशा फॉरेस्ट गंप का नाम आता है। उस मूवी को उठाना, उसे इंडियनाइज करना खाने का काम नहीं है, मेहनत लगती है। आई एक्सेप्ट दिस फैक्ट। और इस डिपार्टमेंट में अतुल कुलकर्णी साहब फुल मार्क्स स्कोर करते हैं। जिस तरह से उन्होंने फॉरेस्ट गम को उठा के भले ही सीक्वेंस बाय सीक्वेंस कॉपी किया है, लेकिन उसे इंडियनाइज भी बहुत बढ़िया तरीके से किया है। फॉरेस्ट गम में यूएस के कई सारे पॉपुलर स्कैंडल्स और इलेक्शन की जो टेंशन थी वो दिखाई गई थी। वहीं लाल सिंह चड्ढा में right from Indira Gandhi ji's murder to the riots of Amritsar to the Kasab attack, सब कुछ इसमें दिखाया है। अन्ना हजारे का आंदोलन, सब कुछ कहानी में बहुत अच्छे से और सटीक वे में पिरोया गया है। इसे इंडियनाइज काफी कन्विंसिंग वे में किया गया है। इस बात के लिए मैं अतुल कुलकर्णी साहब की दाद देना चाहूंगा। स्क्रीन प्ले अच्छा लिखा गया है, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ। फिल्म आपको काफी ज्यादा एंगेज करती है, एंटरटेन करती है, हंसाती है, गुदगुदाती है, रुलाती है, सब कुछ करती है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट हाफ तक। सेकेंड हाफ में इनके पास ओरिजिनलिटी के नाम पर दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। सेकेंड हाफ में फिल्म सिर्फ खींचे चली जाती है और फॉरेस्ट गम को ही उठा उठा के उसी को खींचते रहते हैं। कुछ भी नया नहीं दिखाया है। इनफैक्ट डायलॉग्स तक सेकेंड हाफ में सीन्स के साथ उठा लिए गए हैं, उनका हिंदी में अनुवाद करके बकवा दिया है एक्टर्स से। स्पेशल मेंशन ऑफ 2 सीक्वेंसेस। फॉरेस्ट गम जो ओरिजिनल है उसमें जो लीड एक्टर है टॉम हैंक्स ने जिसका रोल किया था, वो बंदा IQ लेवल में थोड़ा कम होता है, ठीक है। थ्रू आउट द मूवी टॉम हैंक्स ने वो टेम्पो, वो टेम्परामेंट बना के रखा हुआ है बहुत ही क्लासिक और मास्टरफुल वे में। लेकिन लाल सिंह चड्ढा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से स्मार्ट हो जाता है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसका IQ कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। साला IQ नहीं हुआ, वॉल्यूम हो गया साला। कम ज्यादा अपने हिसाब से कर लो। जब चाहिए उसको बचपनों जैसी बातें करता है, जब चाहिए उसको एकदम से मैच्योर हो जाता है, सारी दुनिया भर की उसको अकल आ जाती है। स्पेसिफिक मेंशन ऑफ 2 सीक्वेंसेस। एक सीक्वेंस जहां पे नाग चैतन्य जो उनके साथ आर्मी में होते हैं, ये लोग कारगिल वॉर पर भेजे जाते हैं। लाइक फॉरेस्ट गम वाज सेंट इन द वियतनाम वॉर, वो कारगिल वॉर पर भेजे जाते हैं नाग चैतन्य और हमारे गम साहब, देसी गम, ये दोनों जाते हैं। और वहां पे जब अटैक्स होते हैं तो जिस तरह से नाग को, जो चैतन्य को जिस तरह से बॉम्ब लगता है, मतलब जो ब्लास्ट होता है और जिस तरह से उसको लगता है, मतलब वो सीन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है जब बबा को लगा था फॉरेस्ट गंप में। लेकिन जब फॉरेस्ट बबा के पास पहुंचता है, ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि बबा चिल्ला क्यों रहा है, उसको कहां लगी, कैसे लगी और अब वो क्या करे। वो टेंशन, वो असमंजस टॉम हैंक्स के चेहरे पर दिखाई देते हैं। लेकिन यहां पर लाल सिंह चड्ढा अचानक से मैच्योर हो जाता है। वो बबा क्या, सॉरी, अपना चैतन्य को वो मोटिवेट करता है सीन में कि तू सांस ले, तू फाइट कर, अभी मैं तेरे को उठा के लेके जाऊंगा 10 मिनट। भैया इतना मैच्योर कहां से हो गया भाई अचानक से तू?
ये बम फूटने से क्या तेरे अक्ल के दरवाजे खुल गए क्या? तेरा आईक्यू अचानक से शूट अप हो गया क्या? उसमें वो आमिर खान लग रहे हैं। ये इतनी बड़ी गलती की है इन्होंने। सीन भी तुम कॉपी कर रहे हो तो भैया बोलते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। तो ये अकल कहाँ गई उसमें? वही सीन वैसा का वैसा ले लेते। खैर ये तो एक एग्जाम्पल है। वो पूरा उसको मोटिवेट करके उठा के उसको ले जाता है, बाद में जाके उसको पता चलता है कि बॉस इसका काम खत्म हो गया, मर चुका है बेचारा, उसका दिल टूट जाता है। लेकिन फिर बाद में लास्ट का जब सीक्वेंस आता है, इतना इंपॉर्टेंट सीन है और इसमें आमिर ने इतना बड़ा गुफअप किया है, मेरा दिल दुख गया वो सीन देखकर। लास्ट में फॉरेस्ट गंप में जब उसको पता चलता है टॉम हैंक्स को कि उसका और जेनी का एक बच्चा ऑलरेडी हो चुका है, सो द वे ही ट्रीट्स हिमसेल्फ, वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। और बेचारा वो इतना प्यारे तरीके से वो पूछता है कि क्या मेरा बच्चा भी मेरी तरह मानसिक तौर पर कमजोर है क्या? क्या वो स्मार्ट है या वो मेरी तरह है? इतना दर्दनाक वे में वो बेचारा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है। वो सीन देखकर रोना आ जाता है। टॉम हैंक्स ने रुला दिया यार। लेकिन यहाँ पे जैसे ही लाल सिंह को पता चलता है करीना और उसका बच्चा है, तो वो ओवर एंथुजियाज्म में आ जाता है। जिस तरह से आमिर खान ओवर एंथुजियाज्म में कई बार ओवर एक्टिंग कर बैठते हैं, वो चीज वो गलती उन्होंने उस इतने इंपॉर्टेंट सीन में भी की है। दिल दुख गया मेरा वो सीन देखकर। इतना अच्छा सीन था, इतना हाई पॉइंट था वो इमोशन का, लेकिन सब कुछ कबाड़ा हो गया ओनली बिकॉज ऑफ ओवर एंथुजियाज्म ऑफ मिस्टर खान। क्यों? कॉपी करो, ढंग से करो यार। नया कुछ क्यों क्यों उंगली करते हो? क्यों? इतना अच्छा सीन था। उसके बाद से देन आई लॉस्ट द इमोशन इन द मूवी। मेरा मूड खराब हो गया, ऑडियंस का भी खराब हो गया कि यार ये इतना अच्छा सीन चला गया, जहाँ पे रोना चाहिए था वहाँ पे हंसी आ रही है। यार ये क्या चल रहा है? फिर वही जैसे उसमें जेनी मर जाती है, बेचारा वो जेनी की कब्र पे जाके भी फॉरेस्ट रोता है। इसमें भी वो पूरा सीन है, लेकिन वो इमोशनल कनेक्ट नहीं है फिल्म में। वो सोल नहीं रह गया वो सीन के बाद से। वो सीन वहीं खत्म हो गया बिकॉज ऑफ ओवर एंथुजियास्टिक एक्टिंग ऑफ मिस्टर आमिर खान। ये गलती उन्होंने बहुत बड़ी कर दी। ये 2-3 फ्लॉ ऐसे हैं, सेकंड हाफ फिल्म का ठीक कर लेना चाहिए था। ये 2-3 इंपॉर्टेंट सीन्स जो है, जो इमोशनली चार्ज सीन थे, उसको थोड़ा संभाल लेते तो ये फिल्म बहुत अच्छी होती। कंटेंट तो इनके पास रेडीमेड पड़ा ही था। फर्स्ट हाफ फिल्म का बहुत अच्छा है। साथ ही साथ मैं ये नहीं कहता कि आमिर खान की परफॉर्मेंस एकदम खराब है। जिस तरह से उनको ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, वो बहुत गलत है। उनकी पंजाबी में कोई इशू नहीं है, एकदम परफेक्ट पंजाबी बोली है, विद एक्सेंट, विद डिक्शन। एकदम परफेक्ट काम किया उन्होंने। परफेक्शनिस्ट है वो, एकदम बढ़िया काम किया है। उसमें कोई कोई दो राय नहीं है। फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा है। आमिर खान, नाग चैतन्य, मानव विज, मोना सिंह, ये चारों एक्टर्स ने अपने करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंसेस में से एक दी है। हर आदमी अच्छा है स्क्रीन पर, हर आदमी ने बेस्ट काम किया है। देयर इज नो डाउट इन दैट। साथ ही फिल्म में 2 गाने हैं, तुर कलिया और ये रात फिर ना आएगी। बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग्स है, बहुत ही मेलोडियस। अरिजीत सिंह की आवाज का जादू छा जाएगा ये रात फिर ना आएगी जैसा गाना सुन के। मजा आ गया यार, गाना सुन के मजा आ गया। करीना कपूर ऑन द अदर हैंड डिड अ वेरी फाइन जॉब, बट अगेन मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर आपको फॉरेस्ट गम से इंस्पायर होकर कुछ बनाना ही था, तो फॉरेस्ट गम की जगह जेनी की कहानी जेनी के पर्सपेक्टिव से दिखाते, कुछ अलग करते। जेनी की कहानी भी बहुत ट्रेजेडी से भरी है। इफ यू हैव सीन द ओरिजिनल फॉरेस्ट गम, आपको पता होगा जेनी का फादर उसका सेक्सुअल अब्यूज करता था, जिस वजह से उसको बचपन में घर छोड़ के भागना पड़ा। उसके बाद पूरी जिंदगी वो भागती रही। अपने गुजारे के लिए वो किसी ट्रूप के साथ जमा हो गई, अपने खर्चे निकालने के लिए उसको स्ट्रिप क्लब में भी काम करना पड़ा। मतलब वो इस हद तक मजबूर थी। उसको जिससे प्यार होता था वो इंसान उसको बहुत टॉर्चर करता था, अब्यूज करता था। हमेशा जब भी वो फॉरेस्ट को मिलने आती थी, काफी दुखी होकर आती थी, और उसके शरीर पे कहीं ना कहीं घाव होते थे, कहीं ना कहीं ब्रूज होते थे, विच शोज हर स्टेट ऑफ अफेयर्स। उसकी लाइफ अच्छी नहीं थी। वो फॉरेस्ट में अपना एक सोलेस ढूंढती थी। तो वो ट्रेजिक एंगल उस फिल्म में नहीं दिखाया, क्योंकि वहां पे मेन कैरेक्टर फॉरेस्ट गम था। बट यहाँ पे जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली, तो जेनी के कैरेक्टर, उसके पर्सपेक्टिव से आप मूवी बना सकते थे। ओके, नहीं बनाई आपने, तो एटलीस्ट जेनी के कैरेक्टर की इज्जत ही रख लेते भैया। जेनी जो ओरिजिनल फिल्म में है, वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करती हुई दिखाई है। कभी भी उसका ठिकाना फिक्स नहीं रहता।
जहाँ उसको जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहाँ 2 पैसे ज़्यादा मिलते हैं, वहाँ पे वो उस ट्रूप के साथ वो लेती है, ड्रग की वो एडिक्ट हो जाती है, लास्ट में जाके वो HIV से मरती है। सो उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंस भरी थी। यहाँ पे करीना कपूर की लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, उसको एक मूवी में एक्ट्रेस बनना है, जिसके लिए वो एक डायरेक्टर के कांटेक्ट में आई है, और वो डायरेक्टर उसको सिर्फ एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह या अपने अम्यूजमेंट के ऑब्जेक्ट की तरह उसको यूज कर रहा है। दैट्स इट। वो डायरेक्टर के साथ हर पार्टीज में जा रही है, दुबई में जा रही है, यहाँ घूम रही है, वहां घूम रही है, उसका बिस्तर गर्म कर रही है, वो बीच में गुस्से में 2-3 थप्पड़ भी मार देता है तो वो भी सह लेती है, विच इज ओके। आई एक्सेप्ट दिस फैक्ट, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन इसमें दुख किधर है भैया? दिस इज योर चॉइस, नोबडी हैज कंपेल्ड यू टू डू दिस, राइट? तुम एक्ट्रेस बनना चाहती हो, ठीक है, और एक डायरेक्टर तुमको काम नहीं दे रहा है, तुम्हारा बार बार बेवकूफ बना रहा है, तुमको पोस्टपोन कर रहा है, ये फिल्म नहीं दूंगा, बाद में दूंगा, ये दूंगा, छोड़ दो उसको यार, छोड़ दो, चेंज योर कोर्स ऑफ एक्शन, दूसरा डायरेक्टर के पास जाओ, दूसरा कुछ करो लाइफ में। वहां पे जेनी के पास ऑप्शन नहीं था बॉस, वो लाइफ जैसे जैसे उसके साथ करती गई वैसे वैसे वो आगे बढ़ती गई। यहाँ पे तुम्हारे पास तुमने खुद चूज किया, और फिर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि हम करीना कपूर के कैरेक्टर के साथ इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करें। सॉरी बॉस, ऐसा नहीं होने वाला। करीना कपूर की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन इट इज द डाउन पॉइंट ऑफ दैट मूवी, माइनस पॉइंट है इस फिल्म का। उसका कैरेक्टर हटा भी दो तो भी फिल्म में कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि उसने कुछ ज्यादा वैल्यू ऐड की नहीं। क्यों? क्योंकि उसका कैरेक्टर ही बराबर से एच आउट नहीं किया गया। फिल्म जरूरत से ज्यादा लंबी लगती है, जो फॉरेस्ट गम में नहीं लगा था। फॉरेस्ट गम का ये था कि फर्स्ट हाफ में जहां जहां फिल्म थोड़ी स्लो लगी थी, वहां पे ये लोग ने उसकी पेसिंग कर दी है। ये काम अच्छा किया अतुल कुलकर्णी ने। फर्स्ट हाफ फिल्म का कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बोलोगे यार अब भी अच्छा है, 2.5 घंटे की मूवी है, 2.75 घंटे की मूवी है। फर्स्ट हाफ अगर इतना स्लिक बनाया है, मैं आराम से सेकंड हाफ भी एंजॉय करूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाता। सेकंड हाफ जन्मों जन्मांतर तक चलता जाता है, इतनी स्लो हो जाती है फिल्म। आई एम सॉरी। सो ओवरऑल अगर आप देखो, जिसने फॉरेस्ट गम देखी है उसका दिल दुख जाएगा लाल सिंह चड्ढा को देख के थोड़ा कुछ हद तक। जिसने नहीं देखी है उसको ये फिल्म शायद थोड़ी अच्छी लग जाए, या फिर पैसा बचाना है और आपने नहीं भी देखी है और आप हिंदी में इसको देखना चाहते हैं, तो नेटफ्लिक्स पर यह मूवी हिंदी में भी डब करके अवेलेबल है, आपको खाली ऑडियो सेटिंग्स चेंज करनी है। सो ओवरऑल दिस मूवी इज अ लिटिल लेट डाउन। जितना इसका माउंटिंग की गई थी, जितनी हाइप की गई थी, 14 साल लगा बोलते हैं बनने में, जिसमें से 4 साल ही लगा इनको बनाने में, 10 साल तक तो इनको राइट्स ही नहीं मिल रहे थे। मतलब वो फॉरेस्ट गम के मेकर्स को भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि भाई ये लोग ढंग की मूवी बना लेंगे कि नहीं, हमारे कचरा तो नहीं कर देंगे। लेकिन ठीक है, 14 साल लगाए, 4 साल लगाए, जो भी जितने भी साल लगाए, बॉस आमिर खान से थोड़ी एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं, वो और भी अच्छा काम इसमें कर सकते थे। देयर वॉज स्कोप, अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। माई राउडी रेटिंग फॉर लाल सिंह चड्ढा विल बी 3.5 आउट ऑफ 5। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरा इंटेंशन है इस चैनल पर अनबायस्ड, अनपेड और अन सब कुछ करके एक ब्रूटली ऑनेस्ट रिव्यू आपके सामने रखना। आप लोग मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह पर मेरे प्रोफाइल्स रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज फाइवॉक डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊंगा। कल मैं रिव्यू करूंगा रक्षाबंधन का, एट द सेम प्लेस ऑन द सेम चैनल। सो टिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।